Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to complete part 5 of unit 4, block 1, MPCE 011, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. Today we are going to complete tic disorders and childhood depression. And in part 6 you are going to understand about mental retardation. सो लेट अस टॉक अबाउट टिक डिसऑर्डर्स. वैसे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किया गया है, कोई भी एक वन रीडिंग भी दे देता है तो उसको समझ आ जाएगा. तो टिक एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है. बच्चों में ये देखा जाता है एंड ये बड़े तक भी कंटिन्यू हो सकता है. कभी कभी 1 साल के अंदर ये ठीक भी हो जाता है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में जो 1% बच्चों में आप देखेंगे, 1 to 2% बच्चे जिसमें ये ज़िंदगी भर चल रहा है. और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं. सो जो टिक है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ बॉडी का कोई भी एक पार्ट रिपीटेडली मूव करता है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है और ये अनकंट्रोलेबल होता है. और सडन एकदम से शुरू हो जाएगा, इसका कोई रीज़न नहीं होगा, या ये भी रीज़न भी हो सकता है, रीज़न नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सो रीज़न अगर हम माने कि अगर रीज़न भी है तो रीज़न क्या है, बच्चा स्ट्रेस लेता है, बच्चे को एंग्जाइटी हो गई, बच्चे को कुछ ऐसा बोल दिया गया है जो उसके मन में बैठ गया है. तो इन चीज़ों में हो सकता है कि बच्चे ये वाली चीज़ें शो करें. और ये क्योंकि बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, आप फेस पे भी देखेंगे, आपने देखा होगा ये कुछ चीज़ें बहुत जनरल है, लोग आईज़ को ब्लिंक करने लगते हैं जल्दी जल्दी जल्दी, या उनके जो चीक होते हैं वो मूव कर जाते हैं. कभी कभी वो शोल्डर्स को एक साइड से चलते चलते ऐसे उठाते रहेंगे, आप ये भी नोटिस कर सकते हैं. कई लोग बैठे बैठे उनका लेग हिलने लग जाता है. सो ये चीज़ें बहुत विजिबल होती हैं, अगर आप कभी नज़र डालें तो आपको दिख भी जाएगा, क्योंकि कॉन्शियसली अगर आप एफर्ट करते हैं तो. सो इस तरह के मूवमेंट आपको दिखाई देंगे. ये चाहे इंसान तो रोक भी सकता है, वॉलंटरी होता है ये कंट्रोल, कि इंसान अपने आप से स्टॉप कर सकता है इसको, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से शुरू हो जाएगा. कभी कभी साउंड का भी ये इस तरह से होता है, आप देखेंगे लोग ना ऐसे गला को क्लियर करने की आवाज़ निकालते हैं जैसे कि उसके गले में कुछ फंसा है, बिल्कुल क्लियर गला है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मली बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में ऐसे आवाज़ करेगा थ्रोट की, जैसे कि उस इंसान के गले में कुछ फंस गया है. बट वो ऐसा कुछ होता नहीं है. वो क्या है, वो वोकल टिक कहला जाता है, वोकल टिक्स कहते हैं इसको. ये भी इनवॉलेंटरी तरीके से साउंड आती है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करता लेकिन उसका हो रहा होता है ऐसा. ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखना है. बहुत सारे जो टिक्स होते हैं माइल्ड होते हैं, और कभी कभी तो हम नोटिस भी नहीं कर पाते कि इसको कोई प्रॉब्लम है. जो जिसके साथ हो रहा होता है उसको पता होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को ध्यान ही नहीं जाता अनलेस वो उसको पता है कि इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है. कुछ केसेस में ये बहुत फ्रीक्वेंट और सीवियर भी हो जाता है, और बच्चे की बहुत सारे लाइफ के एरियाज पे इम्पैक्ट छोड़ जाता है. तो ये ज़्यादातर चीज़ें आप बच्चों में देखेंगे, लेकिन ये एडल्ट्स में भी होती है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू हुई बचपन से तो एडल्टहुड तक भी चली जाती है. लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, कभी कभी ठीक भी हो जाती है, डिपेंड्स. और वो किस पे डिपेंड करता है वो हम जैसे जैसे ये पढ़ते जाएंगे टॉपिक आपको समझ में आता जाएगा. बहुत कम दिया है हाउ एवर, बट इसके बारे में अगर आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं तो गूगल पे ज़रूर करना. जो मोस्ट कॉमन टिक डिसऑर्डर है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर, और ये 10% बच्चों को इम्पैक्ट करता है, स्पेसिफिकली अर्ली स्कूल ईयर्स में. कई बार आप बच्चों को ये भी देखोगे, नर्वसनेस की वजह से भी बच्चे कुछ कुछ बॉडी मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो दैट इज़ नॉट टिक्स. लेकिन वो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली किसी बच्चे में ये एक्टिविटी देख रहे हैं, कोई नर्वस होने की सिचुएशन नहीं है तब भी वो ऐसा कर रहा है, तब हम इसको बोलेंगे ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर. अदरवाइज बच्चे नर्वस होने पर भी कभी कभी कुछ एक्टिविटी कर कर जाते हैं, तो इसीलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. लेकिन आपको कोई राइट नहीं है कि आप इसको डायग्नोस करें. ये कौन डायग्नोस करता है वो भी हम आगे समझेंगे. तो ट्रांजिएंट टिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि ये होता क्या है. ये कभी कभी अपने आप चला जाता है, जैसे मैंने बताया, टाइम के साथ साथ 1 साल के अंदर ही गायब हो जाएगा, और कभी कभी ये बिल्कुल नहीं जाता है. और जैसे जैसे इंसान थकता जाता है, बच्चा थकता जाता है, या उसको एंग्जाइटी हो रही होती है, या फिर कोई मेडिकेशन ऐसी ले रहा होता है, उन केसेस में भी ये टिक्स एग्रेवेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है. जो टिक्स होते हैं वो जैसे मैंने बताया 1 साल या 1 साल से ज़्यादा भी चल चल जाए तो उसको हम क्रॉनिक टिक्स कहते हैं, अगर वो 1 साल से ज़्यादा चल गया तो, या 1 साल पूरा लग गया उसको ठीक होते होते.
तो हम क्रॉनिक टिक्स का नाम देंगे। और ये 1%, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 1% या 2% बच्चों में ये आपको दिखाई देगा। जो बहुत अनयूजुअल टिक डिसऑर्डर होता है उसको हम टॉरेट्स डिसऑर्डर कहते हैं। अब देखिए, दो नाम ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। पहला है ट्रांजिएंट टिक डिसऑर्डर, जो बहुत कॉमन है, और जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल टिक डिसऑर्डर है उसको हम टॉरेट्स डिसऑर्डर कहते हैं। जो बच्चे होते हैं जिनमें टॉरेट्स डिसऑर्डर होता है उनमें वोकल टिक्स भी मिलेगा आपको और बॉडी में भी टिक्स मिलेगा, मतलब बॉडी का कोई मूवमेंट होगा फ्रीक्वेंट, और गले में भी वो क्लियरिंग की आवाज़ बच्चा करेगा। तो कुछ तो बड़ा होते होते बच्चे में गायब हो जाएगा, कभी कभी जैसे मैंने बताया एडल्टहुड तक और पूरी लाइफ ज़िंदगी भर भी चलता रहता है। कई लोगों को जो इस पे वर्क नहीं करना चाहते हैं या उसको कंसीडर ही नहीं करते कि उनको कोई दिक्कत है भी इस चीज़ से। तो जिनमें टॉरेट्स डिसऑर्डर होता है जिन बच्चों में, उनमें अटेंशन की प्रॉब्लम भी आने लगती है। ऑब्वियसली आएगी, जब उसकी बॉडी का कोई पार्ट मूव कर रहा है उसका अटेंशन तो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो अटेंशन नहीं कर पाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जिन बच्चों में होती है उनमें भी ये देखने के लिए मिलेगा। सो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी पाई जाएगी, मतलब दोनों चीज़ें हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे में ये हो सकता है, और जिन बच्चों को टॉरेट्स डिसऑर्डर है उसमें भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। अटेंशन भी नहीं लगेगा, बट ऑब्वियस है ना। और ये बच्चे इम्पल्सिवली कभी कभी एक्ट कर जाते हैं, एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे। एंड कभी कभी इनको ऑब्सेशन एंड कंपल्शन की प्रॉब्लम भी देखने के लिए मिलती है। यानी ओसीडी के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी टिक्स का सिम्टम्स मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है उसमें। तो ओसीडी जिनको है, या आपको लग रहा है कि इसको ओसीडी है, तो आप ये टिक्स को भी सर्च कर सकते हो सिम्टम्स में कि क्या ये भी विजिबल है। इन साइंस को भी आप देख सकते हैं। तो समटाइम्स जिनको टॉरेट्स डिसऑर्डर होते हैं ये बड़े ऑब्सीन वर्ड्स बोलते हुए भी कभी कभी समझ में आ जाते हैं, दूसरों की बेइज्जती कर देते हैं, कुछ अजीब से जेस्चर्स बनाने लग जाते हैं, कुछ अजीब से मूवमेंट करने लग जाते हैं। ऐसी चीज़ें भी टॉरेट्स डिसऑर्डर वालों में देखने के लिए मिल जाती है। और उसको उसके लिए वो नॉर्मल है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या है, ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या कर रहा है। बच्चा कर रहा है फिर भी हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अगर वो एडल्टहुड तक कंटिन्यू हो रहा है और कोई अडल्ट ऐसी हरकतें कर रहा है तो वो बहुत वियर्ड लगता है देखने में कि ये हो क्या रहा है। तो वो ऑब्सीन बिहेवियर, ऑब्सीन जेस्चर्स, ऑब्सीन मूवमेंट्स, ऑब्सीन वर्ड्स ऐसा बोलते हुए वो दिखाई दे जाते हैं। नाउ इसमें इन्होंने बताया है कि कभी भी ऐसे बच्चों को पनिश नहीं करना है। पेरेंट्स को हमेशा इंस्ट्रक्शंस ये देनी पड़ेंगी कि आप बच्चों को पनिश नहीं करेंगे, क्लास में कोई टीज़ ना करे, टीचर्स उसको डांटे ना इस चीज़ को लेकर कि बच्चा के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, वो उसमें डिस्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चा इज़ अवेयर, बच्चे को पता है कि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो अलग हटके है, लेकिन उसके हाथ में है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता इसको लेकर। सो यू नीड टू बी वेरी एम्पैथेटिक एंड यू नीड टू एड्रेस इट एंड टेल देयर फैमिली मेम्बर्स एंड केयर गिवर्स कि देखो जी, इनके साथ, इन बच्चों के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो उसके सेल्फ एस्टीम को पे इम्पैक्ट डाले। ये चीज़ आपको सेशंस में बतानी पड़ेगी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है। कई लोग तो इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं, जिनके साथ है उनको लगता है उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है तो है, एंड इट इज़ ओके। वो उनको पता होता है उनके साथ है, लेकिन कई लोग बहुत नॉर्मली चल जाते हैं, कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं। सो जो कॉन्शियस हैं वो ही थेरेपी के लिए आएंगे ऑब्वियसली। सो आपको किस तरह पे किस किस चीज़ों पे ध्यान रखना है वो देखना पड़ेगा। सो जब आप कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन अब आप करेगा कौन, जैसे मैंने बताया था कि आपको राइट नहीं है डायग्नोस करने का, तो फिर कौन करेगा? पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेंट, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट या एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, ये वो लोग हैं जो टॉरेट्स डिसऑर्डर को या टिक डिसऑर्डर को डायग्नोस कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बाद। ये मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि इस बच्चे में ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते इसको है। अगर आपको पता भी है ना कि ये है तो भी आप नहीं बोल सकते हो, आपको सिर्फ ये बोलना होगा कि मुझे डाउट है कि इसको चेक करा लिया जाए इस चीज़ के लिए। सो आई एम फियरफुल, आई एम अफ्रेड, इस तरह के स्टेटमेंट। तो फिर आप तब आप उसको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिकल कंसल्टेंट या फिर पीडियाट्रिशियन के पास भेज सकते हैं। वो इसके कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के बाद इसको डायग्नोस करेंगे। अब ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या, अगर बहुत ज़्यादा है कि उसकी लाइफ की क्वालिटी ही ख़राब हो गई है टिक्स की वजह से, तो हम मेडिकेशन देते हैं। हम भी नहीं दे सकते, मतलब साइकियाट्रिस्ट देंगे।
एंड साइकियाट्रिस्ट फिर फैमिली मेम्बर्स को भी ये एडवाइस भी देंगे कि किस तरह से इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये तो काउंसलर भी कर सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करना है। अगर आप इफ़ यू आर ट्रेन्ड अंडर सम साइकियाट्रिस्ट और सम एक्सपर्ट, यू हैव इफ़ यू हैव सीन सच काइंड ऑफ केसेस एंड यू नो कि क्या इमोशनल सपोर्ट किस तरह से आपको एजुकेट करना है फैमिली को, तो आप कर सकते हैं। और एजुकेशनल एनवायरनमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए उन यंगस्टर्स के लिए जो स्कूल जा रहे हैं, उन वो टिक्स को फेस कर रहे हैं। तो ये तो था टिक्स के बारे में। नाउ कमिंग टू चाइल्डहुड डिप्रेशन। डिप्रेशन एडल्ट्स में काफ़ी लोगों में अवेयरनेस है एंड लोग कभी कभी मूड ख़राब हो तो बोल देते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन एंड सिंस यू आर इन टू दिस फील्ड यू नो कि किसी के बोलने से डिप्रेशन नहीं हो जाता, हमें हमें साइंस एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। बच्चों में क्या होता है? अब बच्चों में जो चाइल्डहुड डिप्रेशन की अगर हम बात करें, ये नॉर्मल मूड शिफ्ट्स जो होते हैं या एवरीडे जो इमोशंस होते हैं, बच्चा कभी चिड़चिड़ा होता है, कभी रोता है, कभी खुश होता है, कभी मस्ती करता है, बहुत सारे मूड्स बच्चा बताता है, ऑल बिकॉज उसकी एज जो है उसमें वेरिएशन आ रहा है, उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए वो तरह तरह के इमोशंस को शो करता है। सो दिस इज़ नॉर्मल, आप उसको चाइल्डहुड डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। बच्चा कभी कभी डिप्रेस ऐसे ही सैड हो जाता है, कोई कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सैड है या डिप्रेस फील कर रहा है तो या दिख रहा है तो आप उसको डिप्रेशन बोल देंगे। इसके जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक रह रहे हैं और ये उसकी सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट जा रहा है, वो पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट ले रहा, फैमिली में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, अकेले अंधेरे में बैठा रहता है, रोता रहता है या चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, दैट मीन्स इस चाइल्ड को डिप्रेशन हो सकता है। मेडिकल कंडीशन जो है डिप्रेशन की वो एग्जिस्ट कर सकती है, ये हिंट देता है। बट श्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि उसको है या नहीं है, हमें कुछ सिम्टम्स को देखना पड़ेगा जिसको हम देखेंगे आगे। बट इससे पहले एक और टर्म आ रहा है, मास्क्ड डिप्रेशन। मास्क्ड डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? जो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं ना वो बच्चों में वेरी करेंगे, वो एक जैसे सिम्टम्स सारे डिप्रेशन वाले बच्चे नहीं शो करेंगे। मास्क्ड डिप्रेशन होता है कि बच्चे का जो मूड है ना वो डिप्रेस हो गया और वो अपने बिहेवियर में कभी गुस्सा दिखा रहा है, कभी अजीब सा बिहेवियर शो कर रहा है, तो ऐसा लगेगा कि उसको डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन नहीं है वो बच्चे में। तो यंग बच्चों में कभी कभी ना वो इस तरह का चिड़चिड़ापन शो करेंगे, वो डिप्रेशन के कोई सिम्टम भी ना शो करें, लेकिन फिर भी यंग बच्चों में आप ये देखोगे कि वो या तो बहुत सैड हो जाएगा या बहुत गुस्से में बिहेव करेगा, तो दैट इज मास्क डिप्रेशन। उसको डिप्रेशन है लेकिन वो मास्क हो गया है उसके गुस्से और उसके बिहेवियर की वजह से, हमें पता नहीं चल रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे डिस्प्ले करेंगे डिप्रेशन वगैरह, लो मूड भी शो करेंगे, उसको तो हमें समझ में आ रहा है कि उसको डिप्रेशन है। कई बार बच्चे डिप्रेशन के साथ भी नॉर्मली रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है, वो मास डिप्रेशन हो जाता है कि उनको भी नहीं पता चल रहा, हमको भी नहीं पता चल रहा, हमें लग रहा है कि बस मूड स्विंग्स है, ठीक हो जाएंगे कुछ सिचुएशन की वजह से, सिचुएशनल होगा। अम, अब हम कुछ सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी सिम्टम्स जो डिप्रेशन में होते हैं। बच्चे बच्चे को जब डिप्रेशन होता है तब उसमें दिखाई देते हैं। और जो भी उसके डिप्रेशन के प्राइमरी सिम्टम्स है उसमें बच्चा सैड फील करेगा, होपलेसनेस शो करेगा, उसके मूड में चेंजेस आएंगे, जैसे कि वो गुस्सा शो करेगा, इरिटेबिलिटी शो करेगा, कंटिन्यूसली सैड फील करेगा, होपलेसनेस, सोशल विड्रॉल हो जाएगा, उसकी सेंसिटिविटी जो रिजेक्शन को लेकर है वो बढ़ जाएगी, उसकी एपेटाइट या तो बढ़ेगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, स्लीप बढ़ेगी या डिक्रीज़, ये वही है जो एडल्ट्स में होता है, सेम वैसे ही है। उसका वोकल आउटबर्स्ट और क्राइंग आप देखेंगे, मतलब चिल्लाएगा, चीखेगा, गुस्सा करेगा लोगों पे, ये चीज़ें देखेंगे। उसका कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं रहेगा, थकान महसूस होगी, एनर्जी लो होगी, फिर पेन का कंप्लेन करेगा, पेट में, हेड में, इस तरह के ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे यार हमने तो ट्रीटमेंट दे दिया, इसका अभी भी परसिस्टेंट पेन है, तो पता नहीं क्यों है। तो वो जो ये साइकोसोमेटिक सिम्टम होता है कि बॉडी में वो सिम्टम आ रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम कहाँ है, मेंटली प्रॉब्लम है कहीं पे। सो उसकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए होम पे, फ्रेंड्स के साथ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, हॉबीज़ में ध्यान नहीं लगाएगा, उसको गिल्ट फील होता रहेगा, वर्थलेसनेस फील होगी, उसको लगेगा मेरे जीने का फ़ायदा ही किया, डेथ वाले, सुसाइड वाले दिमाग में थॉट आने लगेंगे, उसका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, ये वाली चीज़ें होंगी। सो हर एक बच्चे में अलग अलग होगा सिम्टम, अलग अलग टाइम पे होगा, अलग अलग सेटिंग्स पे दिखाई देगा, मतलब सब कुछ अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जैसे मैंने बताया कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि डिप्रेशन होने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मली फंक्शन करेंगे,
और ज़्यादातर किड्स ऐसे होंगे जिनमें डिप्रेशन होगा तो उनमें चेंजेस आपको दिखाई देंगे, वो सोशली कैसे बिहेव कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कैसे चला गया है, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, अपने अपेयरेंस भी उसका चेंज होता जा रहा है, वो अपना लुक्स पे भी ध्यान नहीं देता, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और कई बारी बच्चे डिप्रेशन से भागने के लिए ड्रग्स में भी चले जाते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम करने लग जाते हैं। और ये अल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स की चीज़ें एडल्ट जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, जो 12 ईयर से ऊपर के हो जाते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा दिखती है क्योंकि वो कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। सो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जब भी आप डायग्नोस करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट पार्ट 5 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 1 MPCE 011। लास्ट पार्ट जो मेंटल रिटार्डेशन का है वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।